बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा हो, ठीक है। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी कभी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस कर देंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आके फोर्स क्यों महसूस करता है, ठीक है, उसकी क्या वजह है। आज हम डिटेल से सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से शार्ट क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो चलिए इसको सिखाने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ जो कि आपने रियल लाइफ में एग्जामिन भी की होगी, ऑब्जर्व भी की होगी, ठीक है ना। उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दो मैग्नेट्स हैं, आप देख सकते हैं। एक इसका ये नॉर्थ पोल है, दूसरे का इधर नॉर्थ पोल है, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। आपने रियल लाइफ में ये चीज़ देखी होगी कि दोनों मैग्नेट को नॉर्थ पोल जब नॉर्थ पोल के करीब लेके आते हैं तो वो रिपल्शन शो करते हैं। अब आप आगे इसको नॉर्थ पोल के लेके जाएंगे तो ये पीछे हो जाएगा, इसको और आगे लेके जाएंगे ये पीछे हो जाएगा। अब जरा नोट कीजिएगा, ये इसको टच नहीं करता, बिना टच किए ही इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है ना। अगर तो ये इसको टच करता यानी मिल जाता और फिर ये मूव करता, फिर तो समझ में आती है कि क्योंकि ये इसके साथ इन कॉन्टैक्ट आ गया, अब ये पुश कर रहा है, इस वजह से ये आगे जा रहा है ना। लेकिन आप देखते हैं कि नॉर्थ पोल को टच किए बिना ही पीछे पीछे रिपेल हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, अब वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये बात पॉइंट समझ में आ गया, आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। ओके, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बता चुका हूं, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या बताया था कि भाई ये एक मैग्नेट है, लेट्स सपोज, तो इसके अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जहां पर कोई और मैग्नेट आएगा तो वो फोर्स महसूस करेगा। यानी अगर मैंने इस मैग्नेट को यहां रखा, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, यहां पर कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, जब मैं यहां पर आया तो फिर इसने मुझे अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट होगी, तो यहां से वो इलाका स्टार्ट हो गया जिसके अंदर कोई और मैग्नेट आएगा तो वो फोर्स महसूस करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, समझ गए हो। और वो नॉर्थ से आउटवर्ड आ रही होती हैं। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब ये नॉर्थ पोल आया मैग्नेट का, ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आया, इसकी फील्ड भी ऐसे आउटवर्ड है नॉर्थ से, इसकी फील्ड भी ऐसे आउटवर्ड है नॉर्थ से। अब जब आप इनको एक दूसरे से करीब लेके आते हो ना, तो इसकी फील्ड से मिलती है, इसकी फील्ड दूसरे की फील्ड से इंटरैक्ट करती है, और उस इंटरैक्शन के नतीजे में फोर्स जनरेट होती है। वो फोर्स इसको पीछे को धकेल रही होती है, जबकि ये मैग्नेट तो इसके साथ इन कॉन्टैक्ट आया ही नहीं, ठीक है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने सीखनी है वो क्या है कि देखिए, यहां पर ये एक मैग्नेट की फील्ड दूसरे मैग्नेट की फील्ड से इंटरैक्ट करती है, और उसके इंटरैक्शन के नतीजे में क्या हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रही है। ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लें। फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो फोर्स बनती है, फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो फोर्स बनती है। यही कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करके इसको सीखेंगे। ओके, तो अब हम आ जाते हैं जी, करंट कैरिंग कंडक्टर वो फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी सीखा था कि कोई भी अगर आपके पास कंडक्टर है, अगर उसमें से करंट पास कर रहा है तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। लाइक ये एक कंडक्टर है, इसमें से करंट पास कर रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, बात समझ आई। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर करंट पास करेगा तो उसके गिर्द उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब जब आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो होता क्या है, एक तो इस मैग्नेट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे मैंने ग्रीन कलर से शो किया, और एक ये कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा है, ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, मैंने एरो बनाई है करंट की डायरेक्शन। तो इसमें से करंट फ्लो करने की वजह से करंट का ये एक इफेक्ट होता है कि जिस कंडक्टर से करंट पास करता है उसके गिर्द वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अलाउंग जो है वो ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी सर्कुलर, क्योंकि करंट इस तरह स्ट्रेट पास कर रहा है तो फील्ड जो है वो सर्कुलर पास कर जाती है। अब देखो यहां पर भी ऐसा हो रहा है कि एक ग्रीन कलर की फील्ड है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेट की है, और एक इस कंडक्टर की फील्ड है जो कि सर्कुलर में है ना। ये दोनों फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती हैं, और मैं बता चुका हूं कि जब फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो फोर्स बनती है।
ये वजह है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है और परपेंडिकुलरली होता है तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और उस सूरत में वो प्रॉपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसकी रीजन क्या है कि एक फील्ड ये वाली है ब्लू कलर की जो मैंने बनाई यहां पर, वो स्ट्रेट लाइन में, और एक वो करंट कैरिंग कंडक्टर की वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करती हैं और इनके इंटरेक्शन के नतीजे में क्या बनती है, फोर्स बनती है, और वो फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होती है और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक उस कंडक्टर की जिसमें से करंट पास कर रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो इसकी कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से और बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करती हैं तो फोर्स बनती है, वो फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होगी और उस वजह से वो कंडक्टर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसकी फर्दर डिटेल में जाते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह से फोर्स एक्ट होती है और किस तरफ को फोर्स एक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका रूल भी देखेंगे, कौन सा रूल है जिस रूल के थ्रू हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स किस तरफ अप्लाई होगी, राइट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पिक्चर मैंने आपको 3 डायमेंशनल वे में दिखाई है, अब मैं आपको इसका 2 डायमेंशनल वे दिखाता हूं, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल में सिर्फ इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, ये गोल वाला आपको सिर्फ यहां पर वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहां पर ये जो ब्लू कलर की है ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो सर्कुलर बन रही है ना सर्कुलर, वो हमारे पास कौन सी है जी, ये है हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर मौजूद करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। 2 मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अच्छा, अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये कंडक्टर हमारा यूं है, यानी इस तरह से है, और इसमें से करंट आउटवर्ड आ रहा है बाहर की तरफ। तो आपको पता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था आपको कि किसी भी कंडक्टर के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से, उसकी अगर आप डायरेक्शन जानना चाहते हो तो आप ऐसा करो, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करो, देन ये जो कर्लिंग फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो हम ये सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर में से करंट जो है ना वो बाहर को आ रहा है ऐसे, तो क्या करूंगा मैं, इसकी तरफ ऐसे थंब कर दूंगा और यहां से ये कर्लिंग फिंगर जो है, ये घूमती हुई उंगलियां, ठीक है, ये क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगी। तो यहां से ये देखें, ये डायरेक्शन बनती है मैग्नेटिक फील्ड की, ये एस इस तरह से, ठीक है। तो यहां से फिर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो अब देखिए जरा, यहां से ये जहां से घूम के यूं आ रही है, अब ऊपर से जाते हुए इसका एरो का रुख इधर को होगा, इधर को। अब यहां से जाते हुए एरो का रुख किधर होगा, इधर को, ये इधर इधर इधर, ऊपर से आते हुए मेरी तरफ और नीचे से जाते हुए दूसरी तरफ जाएंगी ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन आ जाती है। अब अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट मेंशन किए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई और एफ। इन पॉइंट्स के ऊपर ना आपने दोनों फील्ड का इंटरेक्शन देखना है कि ये इंटरेक्शन किस तरह का है, ठीक है। अब मैं पॉइंट ए पे देखता हूं जी, एक्सटर्नल फील्ड इधर को जा रही है और जो ये वाली जो कंडक्टर की फील्ड है वो इधर को आ रही है, अपोजिट है पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट क्या कहते हैं भाई, सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। लाइक ये सर्कल है, इसका एक पॉइंट, तो एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसका पार्ट कर्व वाला शो कर लें, नहीं तो प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर लें। तो इसका टेंजेंट इस तरफ को आएगा और इसकी जो फील्ड है वो एक्सटर्नल वो ऑपोजिट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है जी, ऑपोजिट है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो यहाँ पर एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस करेंगी, ठीक है। तो फील्ड यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। फिर पॉइंट बी पर देखिए, यहाँ पर भी जो कंडक्टर की करंट की वजह से फील्ड है वो इस तरफ को है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उधर को है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पॉइंट बी अलग से शो किया, ठीक है। पॉइंट सी पर भी देखें ये उसी तरह से एक दूसरे के अपोजिट है। तो ए, बी और सी पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो यहां पर ये फील्ड के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कम कर देंगे, यानी लो हो जाएगी यहां पर फील्ड इस ऊपर वाले रीजन में, ठीक हो गया। अच्छा, फिर नीचे को देखिए अगर आप, तो यहां पर इस पॉइंट पर देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ को जा रही है और इस कंडक्टर की करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी तरफ जा रही है। इन तीनों पॉइंट पे ऐसा ही हो रहा है। यहां पर देखिए तो इस पॉइंट डी के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड ऐसे है और जो इस करंट की फील्ड है वो भी इस तरह से है। तो यहां पर तीनों पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन सेम है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन कर्व का शो किया। आप चाहें जो प्रॉपर तरीका वो ये होता है कि आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट बिल्कुल इसके अलोंग आ जाएगा। यहाँ पर भी टेंजेंट इस तरफ को, इधर का टेंजेंट इस तरफ को, ठीक है। तो वो प्रॉपर आपको वो चीज जो है ना क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो डी, ई और एफ वो 3 पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास जहां पर फील्ड दोनों की एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब इस रीजन में फील्ड हो जाती है स्ट्रॉन्ग, ऊपर के रीजन में हो जाती है फील्ड वीक। तो जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां से वीक फील्ड की तरफ इस ऑब्जेक्ट में एक पुश लगता है। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूं छोटी सी एग्जांपल, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है ना,
कोई हल्का फुल्का सा ऑब्जेक्ट है, अगर उसके एक तरफ एयर का प्रेशर जो है वो बहुत हाई हो जाता है और एक तरफ प्रेशर लो हो जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक पुश लगता है और वो ऑब्जेक्ट हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। समझ गए? तो इसी तरह से ये पॉइंट याद रखो कि इधर भी जो है ना हमारे पास जो नीचे का रीजन है, यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऊपर फील्ड वीक हो जाती है, तो स्ट्रॉन्ग से वीकर एंड की तरफ जो है ना एक इस तरफ को पुश लगता है और ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे ऊपर की तरफ आता दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो याद रहे, अगर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है यूं और उसमें से करंट ऐसे आउटवर्ड आ रहा है इस तरफ को और मैग्नेटिक फील्ड उसकी यूं है, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स होगी, ये ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये कंडक्टर ऐसे ऊपर की जानिब जो है वो आपको मूव करता दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो अब हमने देख लिया कि इसके ऊपर जो है वो जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की वो अपवर्ड होती है। अब हम हर बार ऐसा नहीं करेंगे कि उसके अंदर फील्ड डिजाइन करेंगे और उसकी दोनों फील्ड का इंट्रैक्शन देखेंगे, फिर ये देखेंगे यहाँ पर फील्ड वीक है, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद फिर हम उसका देखेंगे कि कहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होगी। हमें फ्लेमिंग ने ना, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दे दिया, लेफ्ट हैंड रूल। उस रूल की हेल्प से हम बड़ी आसानी के साथ ना फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये वही रूल है जो क्लास 10th के अंदर भी आपने सीखा था, कोई नया रूल नहीं है ये। ठीक है, डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहें, लिखना चाहें तो ये मैंने लिखी है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने डायग्राम भी बनाई है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक उसने कहा कि अपने लेफ्ट हैंड की थ्री जो है ना, ये एक थंब, ये इसकी जो फर्स्ट फिंगर जिसको फॉर फिंगर कहते हैं, और ये जो मिडिल फिंगर है, ये दोनों, इन तीनों को इस तरह स्ट्रेच करो कि एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर। अब देखिए जरा, इसको देखिए और इसको देखिए, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और देखिए अब इसको देखिए, ये वाली मैं यूं आपको दिखा सकूं तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये देख सकते हैं आप, ऐसे और ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और इसको देखिए, ऐसे और ये ऐसे, यानी तीनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे एक्स वाई जेड होता है ना हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इस तरह से अपने थंब को, ये फॉर फिंगर को और मिडिल फिंगर को ना आपने स्ट्रेच करना है लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे, मैं आपको मुख्तलिफ एंगल से ये चीज दिखा रहा हूं, राइट। ओके जी, तो कहते हैं ये वाली जो फिंगर है ना, ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर शो करती है करंट के डायरेक्शन, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सॉरी, ये जो फार फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और जो थंब है ना वो फोर्स को इंडिकेट करेगा। अब हम इस पे लगा के देखते हैं वो फोर्स के क्या वाकई इधर को होता है, ऐसा ये नहीं होता। अब जरा देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है, इधर को, तो मेरी फिंगर किधर को हो जाएगी, इधर को। करंट कैसे आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो ये वाली फिंगर ऐसे मैंने आउटवर्ड बना दी, तो देखिए थंब किधर को है, अपवर्ड है। तो यही चीज मैंने आपको सिखाई थी कि अपवर्ड जो है ना आपके ऊपर एक, इस कंडक्टर के ऊपर जो है वो एक फोर्स अप्लाई होगी। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमने एक बार समझ लिया, सीख लिया, लेकिन बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक फ्लेमिंग ने जो लेफ्ट हैंड रूल बता दिया, उस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी के साथ फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो हमने देख लिया भाई, ये वाली जो फिंगर है ये बी को शो करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली जो फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये शो करेगी किसको, करंट को शो करेगी। तब जो थंब होगा वो किसको शो करेगा, फोर्स को शो करेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर करंट इस कंडक्टर से ऐसे आउटवर्ड आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ को है, ठीक है, तो फिर जो फोर्स है वो अपवर्ड अप्लाई होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बताता हूं आपको कि अगर ऐसा होता कि इसमें करंट इन्वर्ट जा रहा होता, तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि आपने ऐसे ये फिंगर जो है वो इन्वर्ट कर देनी थी, फील्ड अभी भी उधर को ही है और थंब आपका किधर को होता, नीचे को हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इसकी डायरेक्शन को भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं जी, ये जो फोर्स है जिसकी हमने अभी बात की है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, नंबर 1 पे वो फोर्स डिपेंड करती है जी करंट के ऊपर। अगर कंडक्टर में से करंट ज्यादा पास करेगा तो वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर कंडक्टर में से करंट कम पास करेगा तो वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाता है जी उसकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होती जाएगी उतनी ज्यादा उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती रहेगी और उतनी ज्यादा उस पर फोर्स आएगी। ज्यादा लेंथ पे ज्यादा आपको जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है जी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड हुई है ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो फील्ड पे भी ये डिपेंड करता है। नंबर 3 पे आ जाता है, 4 पे हमारे पास आ जाता है एंगल बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुना, ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है। ठीक है, अब मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीकों से लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ बुक्स में ये जो आखिरी पॉइंट है एंगल थीटा, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एफ इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। कुछ में इन्होंने ये वाला पॉइंट स्किप करके बल्कि इसको डायरेक्ट इसके साथ लिख दिया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू बी साइन थीटा। ठीक है, दोनों पॉइंट ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। देखो, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो कंडक्टर की लेंथ है ना, ठीक है, ये कंडक्टर की लेंथ है, ये ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होनी चाहिए वो हमें चाहिए परपेंडिकुलर, फोर्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के लिए ये होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड बी की।
ठीक है। अच्छा, अब इनमें जो एंगल है आप यहां पर तो देख सकते हैं आप 90 है, बड़ी आसानी से फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर ये ऐसा ना हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेंथ के साथ एक एंगल बना रही हो लाइक दिस, ये मेरे पास एक एंगल बन रहा है जी, एंगल थीटा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाइए, एक इसका ये कंपोनेंट आ गया और दूसरा इसका ये कंपोनेंट आ गया। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये नीचे वाला जो है, ये बेस वाला कंपोनेंट, इसको बोलेंगे बी कॉज ऑफ थीटा। और जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये वाला, ये वाला बनता है बी साइन थीटा। तो देखो ये लेंथ इस पूरी बी के साथ तो परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन जो बी साइन थीटा है उसके साथ तो परपेंडिकुलर है ना। तो फिर हमारे पास इस केस के अंदर बी साइन थीटा यानी वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो कि परपेंडिकुलर है इस लेंथ के साथ, वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो अब थीटा किस तरह से जो है ना इसके ऊपर, क्योंकि तीसरा पॉइंट हमारा एंगल थीटा है ना, थीटा किस तरह से फिर जो है ना वो इस पर डिपेंड करता है, जरा वो देखिए। अब अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ये जो एंगल है ना, एंगल थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू कम है, एंगल थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, कम है। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा ना ऐसे बना देता हूं, ये ऐसे। अगर थीटा की वैल्यू कम है तो ये वाला जो y कंपोनेंट होगा जो कि b साइन थीटा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपको आंसर फोर्स का क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा देता हूं, मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा के ये कर देता हूं ऐसे, तो अब देखो जो y कंपोनेंट है वो बढ़ गया, y कंपोनेंट के बढ़ने से b साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारे पास फोर्स की ज्यादा वैल्यू मिलेगी। मैं एंगल को और बढ़ा देता हूं, मैं एंगल को यहां ले जाता हूं ऐसे, तो अब क्या होगा, y कंपोनेंट और बढ़ गया। इस तरह बढ़ते बढ़ते जब वो 90 पे आ जाता है ऐसे बिल्कुल, तो फिर वो मैक्सिमम फोर्स जो है वो शो कर रहा होता है। तो इसलिए ये जो एंगल थीटा होता है ना बिटवीन द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ रहे हो? तो लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान में ये जो हमारे पास एंगल होता है ये भी मैटर करता है। आप एंगल चेंज करते हो तो एंगल चेंज करने से भी फोर्स के ऊपर चेंज आता है, यानी फोर्स कम ज्यादा होती है। तो यहां पर आपने देख लिया, जब आपने एंगल रखा कम, ठीक है, कम एंगल पे ये जो y कंपोनेंट है ना, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर उसको ले लो। ठीक है, अब ये इस वक्त इस केस में जो फील्ड b है वो लेंथ के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसका एक कंपोनेंट ले लिया b sin थीटा। अब यहां पर अगर एंगल छोटा तो ये कंपोनेंट छोटा होगा, एंगल बढ़ेगा तो ये कंपोनेंट बढ़ेगा, एंगल और बढ़ा ये कंपोनेंट और बढ़ा। समझ गए? तो इसलिए ये जो b और l है इसके दरमियान एंगल थीटा भी मैटर करता है। ठीक है ना? तो इसको आप इस तरह लिखने के बजाय यूं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। कुछ बुक्स में यूं भी लिखा हुआ है तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान की बुक के अंदर भी ये इस तरह से पॉइंट मेंशन किए गए हैं। ओके, तो चलिए हमने देख लिया भाई फोर्स जो है वो इन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब इन्हीं चारों को मिला के ना हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए इन सबको कंबाइन कीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये देखिए पहला पॉइंट करंट पे डिपेंड करती है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है और लेंथ पे, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और फिर एंगल पे डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली जो है वो इसका पूरा फंक्शन मैंने लिख दिया साइन थीटा, जिस पे डिपेंड कर रही होती है। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फोर्स भी बढ़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू कम होगी तो उसके मुताबिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो एफ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। 4 पॉइंट्स लेके बने यहाँ पर, इन चारों पॉइंट्स को कंबाइन कीजिए, कंबाइन करके हमारे पास जो है वो इस तरह से रिलेशन आ जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ILB साइन ऑफ थीटा। ओके, अब जब भी फिजिक्स में आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको इसे रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद आप क्या लगाते हो, कांस्टेंट लगाते हो। यहां पर मैंने कांस्टेंट लगा दिया जी k। अब अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर रहते हुए इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो k की जो वैल्यू मिलती है आपको मिलती है 1। ठीक है, ये आप मेंशन कर देंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में रहते हुए k की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर डायरेक्टली k को आप स्किप कर देंगे, यानी यहाँ पर 1 अगर लिख भी दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। ठीक है, सो f इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 का एक फार्मूला याद आया होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला। वो क्या फार्मूला था मैं आपको यहां पर बता देता हूं। वो फार्मूला था हमारे पास A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा, साथ में इसका क्या होता था, यूनिट वेक्टर होता था। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, I को अलग कर लो, LB साइन थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, है ना। तो हम ये समझ लो कि ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा साइन ऑफ थीटा। तो AB साइन थीटा या LB साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, L क्रॉस B साइन थीटा। यानी सिंपली यहां पर A की जगह पर क्या है, यहां पर L है, तो ये बन जाता है जी LB साइन थीटा किसके इक्वल, L क्रॉस B के इक्वल। ठीक है, सो F इज आल्सो इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। I को हमने बाहर रखा ब्रैकेट के, तो L और B की जो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं।
अब उसके बाद जो है ना आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी, मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, मिनिमम फोर्स ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कब एक्सपीरियंस करेगा। तो सुन लीजिए जरा गौर से, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगी अगर एंगल थीटा जो है यानी बी और एल के दरमियान में वो कितना हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर के हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कीजिए, तो साइन 90 पुट किया, साइन 90 पे होता है 1, तो यहां पर पुट कीजिए 1, सो F इज इक्वल टू आई एल बी, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है उस फोर्स का जो कि हमें यहां से मिल सकती है। उसके बाद मिनिमम फोर्स के लिए बात करते हैं, तो मिनिमम फोर्स के लिए आपने क्या करना है, एंगल थीटा को 0 पुट कर देना है। तो 0 डिग्री जब आप साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है, तो 0 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आई एल बी पूरे का पूरा क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको बल 0 मिलेगा, तो यहां पर फोर्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट एक एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ एंड पे दिए थे, वैसे तो हमारा कंसेप्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक दो पॉइंट जो आपकी बुक में दिए हैं उनको स्किप नहीं करना चाहिए, उनको कर देना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव में कहीं अगर पूछा जाता है तो आपको आने चाहिए। तो बच्चों यहां पर क्या होगा जी, यूनिट ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है टेस्ला। ओके, टेस्ला को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। अब वो पहली बात है कि टेस्ला की वैल्यू निकालने के लिए ना, टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का, बी का, तो उसका पहले फार्मूला लिखो। ये देखो F इज इक्वल टू आई एल बी है ना, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो केस ले लेते हैं हम। तो F इज इक्वल टू आई एल बी मैंने यहां पर लिखा, F इज इक्वल टू आई एल बी। अब आपने क्योंकि टेस्ला को डिफाइन करना है तो टेस्ला के लिए ना पहले बी को एक तरफ रखो, बाकी चीजें अलग कर लो। सो बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आई इंटू एल आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए एफ इधर रहेगा, आई और एल दोनों जाके नीचे हो जाएंगे डिवाइड। अब इनका जरा यूनिट पुट कीजिए, क्या होगा, टेस्ला बी का यूनिट आ जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आई करंट है और एल जो है वो लेंथ है, करंट का यूनिट एम्पेयर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सो टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर मीटर। अब इनको ऊपर लेके जाओ, एम्पेयर की पावर -1 हो जाएगी, मीटर की पावर भी -1 हो जाएगी, तो ये हमारे पास टेस्ला जो है वो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होता है। डिफाइन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ये जो आपने फॉर्मूला बना के रखा ना, ये टेस्ला किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, 1 न्यूटन 1 एम्पेयर 1 मीटर। अब इसको आपने खुद से इसकी डेफिनेशन बनानी है। हमेशा याद रखें जब भी किसी यूनिट को डिफाइन करना हो ना, पहले उस यूनिट का फार्मूला लेकर आओ। ये किसका डिफाइन करना है, टेस्ला को। टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए ये फार्मूला बना हुआ है, F इज इक्वल टू आई एल बी। F इज इक्वल टू आई एल बी लिख के सबसे पहले बी की वैल्यू निकाल ली, ये इसका फार्मूला आ गया। फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है, सबकी जगह 1 वैल्यू पुट करनी है, 1 टेस्ला 1 न्यूटन 1 एम्पेयर 1 मीटर। ठीक है, ये पुट कर दिया। अच्छा, अब इसके मुताबिक आपने डिफाइन करना है, ये देखिएगा जरा, 1 एम्पेयर करंट, 1 एम्पेयर का जिक्र हो गया, 1 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू द 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग हमारे पास कंडक्टर है और उसमें से 1 एम्पेयर करंट जो है वो पास हो रहा है। दोनों चीजें आ गई, 1 मीटर का लेंथ और 1 एम्पेयर का करंट उसमें से पास कर रहा है और वो परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है। एक्सपीरियंस द 1 न्यूटन फोर्स, और तीसरा कंपोनेंट क्या था फोर्स का, वो 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तब उसकी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, वो 1 टेस्ला होगी। ठीक है, सिंपल ही बच्चों इतना सा याद रख लो कि एक कंडक्टर है जिसमें से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, उसकी लेंथ भी 1 मीटर है और वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है और उस पर फोर्स भी 1 न्यूटन अप्लाई हो। यानी सारी ये तीनों चीजें देखो, इन तीनों चीजें का जिक्र किया, 1 न्यूटन 1 एम्पेयर 1 मीटर। ठीक है, तो तब उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो 1 टेस्ला होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी होगी, 1 टेस्ला होगी। समझ गए हो, सिंपल सी बात है। इसी को देख के 1 न्यूटन 1 एम्पेयर 1 मीटर, 3 पॉइंट आते हैं, तीनों पॉइंट अपने डेफिनेशन में लिखने हैं। कंडक्टर है, उसकी 1 मीटर लेंथ है, उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, उस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, वो परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके बाद जो ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो 1 टेस्ला होगी। बस सिंपल सी बात है। ओके, तो इस तरह से 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर मैंने आपको बता दिया। अब एक और भी यूनिट इसका इस्तेमाल होता है, वो गास। ठीक है ना, गास जो है ना एक और इसका यूनिट है, उसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और याद रहे 1 गास इज इक्वल टू 10 पावर -4 टेस्ला, और जो 1 टेस्ला होता है 10 पावर 4 यानी 10,000 गास के इक्वल होता है। गास जो है वो बहुत छोटा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। जब आपने छोटे पैमाने में मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो वहां पर आप गास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया 1 गास इक्वल टू 10 पावर -4 टेस्ला होता है, या फिर 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गास होता है। समझ गए हो, यानी 10,000 गास ये बराबर होते हैं 1 टेस्ला के। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट मुश्किल लगा या कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।